चलिए प्यारे बच्चों, एक्सपर्ट क्लासेस 13 में मेरा स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम आपको चैप्टर में पढ़ा दिए हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। ये आपका हो गया ख, आंसर आपका हो गया ये ख सही। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण ये चैप्टर में मैंने बताया था, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्यादातर आंसर आता है बच्चों लोग को दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय बोलेंगे उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। जी नहीं, वो आंसर आपका गलत है। यहाँ पे दर्पण के प्रकार 2 होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दर्पण 2 प्रकार के। ये आपका करेक्ट आंसर है, ख नंबर ये आपका सही हो गया। ठीक है। अब समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। ख नंबर ये आपका सही हो गया। अब यहाँ पे है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। 4 नंबर क्वेश्चन में है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो मैं आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में समझाया था कि किसी वस्तु को अगर हमें छोटा देखना है तो वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ दिया है वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ पर दिया है काल्पनिक एवं सीधा होता है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है। और जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक एवं सीधा। और इसमें जो हम बात कर रहे थे अभी उत्तल दर्पण में कि कोई भी वस्तु इसमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है। चलिए अब फिर कह रहा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? यहाँ पे है समतल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में अभी हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु बड़ा देखा जाता है। और क एवं ख ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है। ये भी हमें डिस्कस, दुगनी गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आधी होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ कह दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु का आकार हमें बड़ा देखना है तो वहां पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया अवतल दर्पण। और प्रकाश की चाल, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है। यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है। अगर क्वेश्चन में आपसे बात करें कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है तो यहाँ पे ऑप्शन में रखा है 3 × 10⁻⁸ पावर -8 है मीटर प्रति सेकंड। ये नहीं होगा। अब यहाँ पर है इसका करेक्ट आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ का एवं ख गलत हो जाएगा, इनमें से नन ऑफ दीज। अब पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, परावर्तन का कोण होता है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण, ये भी नहीं है। आपतित किरण पर दर्पण की सतह पर खींचे गए, नहीं होगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर कर रहा चौथा नंबर, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए। अब मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, और परावर्तित किरण इधर से आ रही है, पुनः वापस क्या हो रही है? खींचे गए सतह पर, और इसका विलंब बीच में जो बनता है वो कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए
आप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का घ आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हम पढ़ाए होंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख इसमें सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ये गोलीय दर्पण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का ये हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे, याद आसानी से हो जाएगा और भूलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब कह रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ गाड़ियों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी गाड़ी रहता है उसमें देखते हैं, उसका उत्तल दर्पण का काम है कोई भी वस्तु को छोटा देखना, तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका क नंबर। और यहाँ पे दिया है बाकी ख में दिया है दांतों का चित्र बड़ा देखने के लिए, ये गलत हो जाएगा। क एवं ख गलत हो जाएगा, ये सभी भी ये गलत हो जाएगा। ये आंसर आपका क सही हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दांतों का चित्र बड़ा दिखाई देने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दांतों का चित्र बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों का चित्र बड़ा दिखाई देने के लिए किया जाता है। कोई भी वस्तु को बड़ा देखना है तो हम वहाँ अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, करा प्रकाश दिखता है। तो कौन नंबर ऑप्शन में है हाँ, फिर है नहीं, फिर है क एवं ख, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। प्रकाश नहीं दिखता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकती है, पूरी संभावना है इसकी। 14 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया आपका। 14 नंबर का रहा प्रकाश हमेशा गमन करती है। यहाँ पर डैश, प्रकाश हमेशा क्या करती है, गमन करती है। तिरछी रेखा नहीं, सरल व सीधी रेखा में हाँ बिल्कुल, मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। प्रकाश हमेशा सरल व सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तब आंसर हो जाएगा ख नंबर, राइट आंसर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब डैश होगी। तो 32 सेंटीमीटर यहाँ पे निकालिएगा, 32 सेंटीमीटर तो r/2 यहाँ पे बोला त्रिज्या, तो यहाँ पे 32/2 इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये आपका 15 नंबर का राइट आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। तब मैं ये आशा करता हूँ कि आप पूरी या आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक याद कर लिए होंगे और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना नहीं है, मेरे पास समझना है। और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर का ही मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा और हर एक एक करके जितना एनसीईआरटी है क्लास 10 का बुक, एनसीईआरटी बुक का मैं सारा क्वेश्चन बना के डाल दूंगा। सिर्फ आप मुझे सहयोग कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ में मेहनत करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।